दोस्तों, गांधी साहब को पाकिस्तान में काफ़ी शोहरत हासिल है और गांधी साहब को एक बड़ा ही रैशनल किस्म का इस्लामी स्कॉलर माना जाता है और समझा जाता है कि उनकी मंतक और दलील बड़ी वज़नदार होती है और पढ़े लिखे लोग उनको काफ़ी फॉलो करते हैं। चाहे हमारी सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे हमारे बड़े बड़े जो दानिश्वर हों, गांधी साहब के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं। और गांधी साहब बहुत सी चीज़ों पे अपना जो उनका ओपिनियन है वो पेश करते रहते हैं और आमतौर पे लोग गांधी साहब की इंतहाई लतीफ़ ज़ुबान और उर्दू से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। मगर गांधी साहब बहुत सी फाश गलतियां करते हैं। जैसे किसी ने मुझे गांधी साहब का एक क्लिप भेजा जिसका मैंने मुनासिब समझा कि मुझे उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए, और इस क्लिप का हम रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि इसमें नज़रिया इर्तिका से मुतल्लिक या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से मुतल्लिक कई फाश गलतियां की गई हैं और इन फाश गलतियों को डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ आपको यह भी दिखाना ज़रूरी है कि गांधी साहब की साइंस और ख़ास कर एवोल्यूशनरी साइंस के बारे में जो नॉलेज है वो सतही क्या, वो सतही से भी माजरत के साथ कहना पड़ता है कि बहुत कम है। और गांधी साहब बिल्कुल भी नहीं समझते कि नज़रिया इर्तिका क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि गांधी साहब गलतियाँ क्या करते हैं। तो कोई नौजवान आता है, वो गांधी साहब से क्वेश्चन करता है इर्तिका के बारे में। हम ज़रा इनका ऑडियो क्लिप सुनते हैं और उसके बाद इसका डिटेल से जवाब देते हैं। सर, मेरा जो सवाल है वो नज़रिया इर्तिका से मुतल्लिक है। इस पे आपकी बहुत कम जो है ना वो बातचीत इंटरनेट पर भी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो हमारी अक्सर सेशन में ये डिस्कशन भी होती है और सेशन से बाहर भी। मैं क्योंकि फ़िज़िक्स का स्टूडेंट भी हूँ और फ़िज़िक्स पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे काफ़ी दफ़ा ये सवाल किया भी जाता है। मैं क्योंकि बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मुझे इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसको इस तरह से कंडेम करते हैं कि वो इसको महज एक नज़रिया कह देते हैं और यानी वो लफ्ज़ जो थ्योरी है इसको लेकर जो है इसको कहते हैं कि क्योंकि कोई भी चीज़ थ्योरी हो सकती है। लेकिन फ़िज़िक्स में ऐसा नहीं है। अब किसी चीज़ को मिसाल के तौर पर जैसे आपका आइंस्टाइन का जो नज़रिया है, कहने को वो भी अब एक नज़रिया है, थ्योरी है, लेकिन आपके जीपीएस उस पर काम कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर हो रही हैं। तो जो भी ये हजरत है, इन्होंने एक चीज़ अच्छे तरीके से बता दी कि साइंस में जो नज़रिया है वो एक इस्टेब्लिश साइंटिफिक फैक्ट को या उनके मजमूए को या एक फैक्ट्स की पूरी बॉडी को जिसके अंदर कई फैक्ट्स होते हैं उसको कहा जाता है। जैसे कि उसने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बारे में एक एग्जांपल दी कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की बेस के ऊपर ही जीपीएस चल रहे हैं। वो जीपीएस कैसे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की बेस पे चलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती हैं उनकी जो क्लॉक्स होती हैं वो इतनी तेज ऑर्बिट में अर्थ के ट्रैवल करने की वजह से चंद माइक्रोसेकंड्स रोज बदल जाती हैं, यानी वो पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर टाइम डायलेशन अप्लाई हो रहा होता है। टाइम डायलेशन से मतलब क्या कि जो चीज़ को बहुत तेज़ी से ट्रैवल करेगी उसके लिए वक्त स्लो हो जाएगा। तो वो इतनी स्पीड से ऑर्बिट में ट्रैवल करती हैं कि उनमें से कुछ के लिए टाइम स्लो हो जाता है और उस स्लो टाइम की वजह से अगर उनकी क्लॉक्स में फ़र्क आ जाए तो उससे क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर जीपीएस जो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रहा है वो आपको जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह के नहीं किसी और जगह के कोऑर्डिनेट्स देगा। तो ये जीपीएस सैटेलाइट्स असल में ये होता है जिसकी टाइम करेक्शन हर दिन उनके कंप्यूटर्स में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस जो है वो दी गई होती हैं जिनके मुताबिक वो खुद को कंप्यूटर्स और क्लॉक्स करेक्ट करती हैं और फिर वो सही जीपीएस इंफॉर्मेशन आपको दे सकती हैं, वरना वो आपको कभी भी सही जीपीएस इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेंगी। तो ये इन हजरत ने बिल्कुल सही बयान किया कि नज़रिया इजाफत यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को भी एक नज़रिया या थ्योरी कहा जाता है और मगर वो एक हकीकत है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो तगय्युर है यहाँ पे कंफ्यूजन है ये उर्दू जुबान की वजह से है, क्योंकि उर्दू जुबान में आइडियोलॉजी के लिए भी वर्ड नज़रिया है और थ्योरी के लिए भी वर्ड नज़रिया। साइंटिफिकली थ्योरी का मतलब कुछ इंटायरली डिफरेंट है और उर्दू में जो इल्लामा इकबाल का दो कौमी नज़रिया है वो एक आइडियोलॉजी है, वो भी एक नज़रिया है। और लोग समझते हैं जैसे इल्लामा इकबाल ने
दो कौमी नजरिया अपनी सोच की बुनियाद पर दे दिया था। इसी तरह थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी ऐसे ही डार्विन ने या आइंस्टाइन ने अपनी सोच के मुताबिक दे दिया था। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इकबाल वाला नजरिया है, दो कौमी नजरिया नहीं है भाई, ये एक साइंटिफिक नजरिया है जिसके पास साइंटिफिक। आपके मुताबिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो क्यों गलत है, और या अगर आपकी सोच में कोई तब्दीली आ गई हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आप कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कुछ मसाइल हैं। और दूसरी बात ये कि ये क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करे तो आप इसे फैक्ट तस्लीम कर लेंगे, ये साइंस की दुनिया से फैक्ट तस्लीम कर लेंगे? ये किसी चीज़ को जब आप साइंसी मुकदमा कहते हैं, या तो कहें नहीं, एक रास्ता ये भी मौजूद होता है ना, आप ये कहें कि ये शायरी है, ये अदब है, तो फिर आपका रुख बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, फिर हम उससे हाथ उठाएंगे, फिर वो एंटरटेनमेंट की चीज़ है। जब आप कहते हैं ये साइंसी मुकदमा है, तो साइंसी मुकदमे की पहले देखिए तारीफ़ क्या है। उसमें इल्लत और मालूल के रिश्ते में जस्त नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट का मतलब बता दूं, क्योंकि गांधी साहब ने जो जस्ट का वर्ड यूज़ किया, इसका लोगों को मतलब या मीनिंग पता ही नहीं होगा। इस वजह से बहुत से लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी। गांधी साहब जानबूझ के इतनी सख्त फारसी नुमा उर्दू इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को समझ नहीं आती। तो अब यहाँ पे भी लोगों को समझ नहीं आएगी कि जस्ट से असल में मतलब है क्या। जस्ट का मतलब होता है लीप, आप इसे लीप ऑफ फेथ भी कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि साइंसी नज़रिए के अंदर इल्लत और मालूल के दरमियान में जस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। मगर ये यहाँ पे भी एक फैलेसी खेलेंगे, इस बात को ये अपने हक में इस्तेमाल करेंगे। मगर मैं आपको बता दूंगा कि इस बात के अंदर जो गांधी साहब ने फैलेसी खेली है वो है क्या असल में। काज और इफेक्ट का जो रिश्ता है वो जब दरियाफ्त हो जाता है तो इसको साइंस कहते हैं। अगर वो दरियाफ्त नहीं हुआ और आप उसमें कोई जस्ट लगा रहे हैं तो वो साइंस नहीं। अब ये गलत और सही से भी निकल जाइए, गलत और सही से थोड़ी देर के लिए निकल जाए और नज़रिया इर्तिका का इस जाविये से जायज़ा लें कि आप उसमें जस्त कहाँ लगा रहे हैं। अगर तो कहीं जस्त नहीं लगा रहे, इब्तिदा से इंतहा तक इल्लत और मालूल का रिश्ता तय है, कहीं आपने उसको ब्रेक नहीं किया, इनक़ता नहीं आने दिया, तो फिर वो साइंसी नज़रिया है। और अगर उसमें किसी मुकाम पर आपने जस्ट लगा दी है तो फिर वो साइंसी नज़रिया नहीं। अब गांधी साहब यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैलेसी खेल रहे हैं। गांधी साहब ये कह रहे हैं कि क्लियरली हर चीज एस्टैब्लिश हो जाए तो तब भी कोई चीज साइंटिफिक फैक्ट हो सकती है, मगर ये बात असल में दुरुस्त नहीं है। एल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स का जो नज़रिया है वो दे दिया था, मगर उसको उसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म पता नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात गलत हो गई, क्योंकि उसकी वजह से हमें ये पता चल चुका था कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक वक्त मिले हुए थे, मगर हमें ये पता नहीं था कि वो मैकेनिज्म क्या था जिसकी वजह से ये एक टाइम मिले हुए थे और फिर अलहदा हुए। अब इस मैकेनिज्म के ना होने की वजह से ये नहीं होगा कि हम ये कहें कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो गलत है या प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है वो गलत है। हम ये नहीं कह सकते। हमें ये पता कि ये हुआ ज़रूर है। अंडरलाइंग मैकेनिज्म बहुत बार साइंस में नहीं पता होता, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ये कहें कि वो चीज़ गलत है। जैसे अब बिग बैंग क्यों हुआ ये हमें नहीं पता, मगर बिग बैंग एक हकीकत है क्योंकि उसके सारे सबूत मौजूद हैं। मगर नज़रिया इर्तिका के मामले में या एवोल्यूशन के मामले में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवोल्यूशन के मामले में बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता हैं हमें, और उनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे क्योंकि गांधी साहब ने उसके बारे में खासी फाश गलती है। तो एक तरीका यह है कि मैं बताऊं आपको कि किस जगह जस्ट लगाई जा रही है। दूसरा तरीका यह है कि आप जो मैंने उसूल बताया इसकी रोशनी में खुद जायज़ा ले लें। और यहाँ पे गांधी साहब की कम इल्मी बिल्कुल खुल के सामने आ रही है। गांधी साहब कह रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जस्ट कहाँ लगाई जा रही है। और अभी अब गांधी साहब जो आगे बात करेंगे हमें पता लग जाएगा कि गांधी साहब किस बात को जस्ट समझ रहे हैं या लीप समझ रहे हैं, और वो लीप जिसे ये लीप समझ रहे हैं वो लीप है ही नहीं है दरअसल। पेश नज़र है एतराज़ात सीरीज़ के बाद मैं इल्हाद के मुकद्दमात, यानी वो मुकद्दमात के जो ख्याली मुकद्दमात हैं उन सब पर गुफ्तगू करूँगा। उसमें इस पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन बुनियादी उसूल ये है, ये आप जानते हैं ना कि उसमें बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला क्या है, और वो ये है कि एक सिन्फ दूसरी सिन्फ में तब्दील होती है।
यानी ये स्पीशिएशन को क्या कह रहे हैं, गांधी साहब कह रहे हैं कि स्पीशिएशन जो है वो एक बहुत बड़ा मुकदमा है या जस्ट है जी, लीप ऑफ फेथ है, असल में स्पीशिएशन नहीं होती, जो कि बात ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और आगे अभी जिस चीज को ये मुकदमा बनाएंगे कि जिस चीज की वजह से स्पीशिएशन नहीं होती, वो भी आप देखते जाएं। अब ये तकरीर तो आप कर सकते हैं कि ये असल में अरबों साल में होता है, ये छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जो आती चली जाती हैं, ये म्यूटेशन का अमल है जिसके नतीजे में ये हो जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? तो जिस दिन दरियाफ्त हो जाएगा उस दिन नज़रिया इर्तिका तो एक हकीकत बन जाए। तो अब आप जाके मुताला करें और मुझे दरियाफ्त हो तो इत्तला कर दें। यानी गांधी साहब ने यह कहा कि वो म्यूटेशन को नहीं मानते और म्यूटेशन का मैकेनिज्म आज तक डिस्कवर नहीं हुआ। मसला ये है कि ये गांधी साहब की सबसे बड़ी गलत फहमी है, बल्कि गांधी साहब ये अपनी जो एक गलत फहमी है वो आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं नहीं समझता, जिस जगह ये लेक्चर दे रहे थे वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें से लोगों को पता नहीं होगा कि म्यूटेशन एक रियलिटी है। और वो लोग गांधी साहब को सुनते भी हैं, आके ज़रूर देखते हैं और वो बात करते हैं कि जी गांधी साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं, मगर आप खुद सोचें कि गांधी साहब ने म्यूटेशन का इनकार कर दिया। म्यूटेशन कहते हैं कि म्यूटेशन का अंडरलाइंग मैकेनिज्म नहीं पता, म्यूटेशन नहीं होती, मगर एक सिंपल बात है कि म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन का अंडरलाइंग मैकेनिज्म भी पता है। आज जितने लोगों को आप कैंसर होता देखते हैं, कैंसर बेसिकली सेल्स में म्यूटेशन की वजह से, डीएनए की म्यूटेशन जो कि सेल में ट्रांसलेट होती है उसी की वजह से होती है। कैंसर हर सेल के डीएनए के अंदर एक क्लॉक होती है जो कि सेल को ये बताती है उसने कब मर जाना है। अगर वो क्लॉक में म्यूटेशन हो जाए उस क्लॉक के डीएनए मैकेनिज्म के अंदर, तो एक सेल जो है वो कैंसर सेल बन जाता है, क्योंकि कैंसर सेल्स को इंसान के सेल्स में या किसी भी जानदार के सेल्स में जब एक खराबी पैदा हो जाती है तो सेल्स के अंदर ही सिस्टम होता है कि वो उनको बता देता है, डीएनए के अंदर लिखा हुआ सिस्टम होता है जो उनको बता देता है कि अब आपने खुदकुशी कर लेनी है, आपने सुइसाइड कर लेनी है। हर इंसान की बॉडी में जितने भी सेल्स खराब हो जाते हैं उनको खुद उनके डीएनए में ये मैकेनिज्म मौजूद है कि उन्हें पता चल जाता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं ताकि वो आसपास के सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करें। मगर कैंसर के अंदर, बहुत सी किस्म के कैंसर्स के अंदर ऐसे होता है कि ये मैकेनिज्म के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है और वो फेल हो जाता है, जिस वजह से वो सेल खुदकुशी करना बंद कर देते हैं और वो बैड सेल्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैंसर के ट्यूमर्स की शक्ल में सामने आते हैं। तो गांधी साहब कहते हैं कि म्यूटेशन का मैकेनिज्म हमें नहीं पता। म्यूटेशन का मैकेनिज्म तो जी 1950s और 60s में ही डिस्कवर हो गया था, जब वाटसन और क्रिक ने डीएनए डिस्कवर कर लिया था। डीएनए की डिस्कवरी के साथ ही हमें आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया था कि म्यूटेशन क्या होती है। म्यूटेशन को अगर सबसे आसान जुबान में एक्सप्लेन किया जाए तो म्यूटेशन डीएनए के अंदर होने वाली चेंजेस को कहते हैं। डीएनए के अंदर चेंजेस कैसे होती हैं? डीएनए की कॉपिंग के दौरान बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं जो कि डीएनए के अंदर म्यूटेशंस होती हैं। फिर बहुत सी लार्ज स्केल म्यूटेशंस होती हैं जो कि स्पेशली स्पीशिएशन की वजह बनती हैं, जिसके अंदर सूडोजीन की कॉपिंग है, किसी वायरस की वजह से किसी नए डीएनए की किसी स्पीशीज के अंदर एंट्री और कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। इंसर्शंस और डिलीशंस होती हैं जहां पे एक डीएनए का पूरी लेयर चल रही है, पेयर्स चलते जा रहे हैं, उनके अंदर कोई नया एक पेयर ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा और एक बहुत बड़ी म्यूटेशन हो जाएगी। कई बार बीच में से कोई एक पेयर डिलीट हो जाता है, उस डिलीशन की वजह से फिर फ्रेम शिफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी नई नई म्यूटेशंस पैदा होती हैं। हमारे जीनोम के अंदर इतनी किस्म की म्यूटेशंस होती हैं कि ये बताना मुश्किल है। साइंसदान ये कह ही नहीं सकते कि उनको पता लग गया कि कितनी किस्म की म्यूटेशंस टोटली इंसान के अंदर होती हैं। म्यूटेशंस एक बहुत ही कॉमन किस्म की चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये इंसान के जीनोम को बदलती रहती हैं। और आज भी आपके और मेरे अंदर बहुत सी म्यूटेशंस हो रही हैं। म्यूटेशन सिर्फ डीएनए के अंदर ही नहीं होती, जीन कंट्रोल मैकेनिज्म्स के अंदर भी होती हैं। मेथाइलेशन की म्यूटेशंस होती हैं और इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल्स और बहुत सी और चीज़ों की वजह से भी डिफरेंट किस्म की मेथाइलेशन पैटर्न्स में चेंजेस होती हैं, जिनको भी म्यूटेशंस आप कह सकते हैं। और ये सब वो चीज़ें हैं जो कि डीएनए को बदलती हैं। जीन्स भी बदलते रहते हैं और जीन्स
कि बदलने का जो मैकेनिज्म है वो ही हमें ये बताता है कि म्यूटेशंस होती हैं। हमारे पास एक जीन है, कोई एक जीन जो कि आपके और मेरे पास है, वो जीन चिंपैंजी के पास भी होगा। उस चिंपैंजी के जीन में और आपके जीन में एक तब्दीली होगी। वो चिंपैंजी का जीन अगर 160 बेस पेयर्स का होगा तो आपका हो सकता है 162 का हो, 2 बेस पेयर्स एडिशन हुए होंगे। चिंपैंजी के जीन में अगर पोजीशन 60 के ऊपर एक बेस पेयर है तो हो सकता है कि हमारे पास 60 के ऊपर कोई डिफरेंट बेस पेयर हो सकता है हम 160 बेस पेयर्स का कोई छोटा सा वो जीन जो कि आप में भी पाया जाता है और चिंपैंजी में भी पाया जाता है, उन दोनों के दरमियान कोई 50 के करीब चेंजेस हुई हों, जिसकी वजह से आपका और हमारा, चिंपैंजी का और हमारा जो वो जीन है उसके अंदर इतनी म्यूटेशंस की वजह से उसके फंक्शन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आई हो, जो कि हमारे अंदर और उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम और चिंपैंजी डिफरेंट है। म्यूटेशंस को जीनोम के अंदर एक्यूमुलेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और 2 जीन्स को एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होके और फंक्शन बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से नए स्पीशीज़ पैदा होते हैं। ये कुछ मुश्किल बातें ज़रूर हैं, मगर मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में साइंस कहानी पे मेरा इरादा है कितनी टाइप की म्यूटेशंस होती हैं इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर बना के आप लोगों को दिखाई जाए। मगर गांधी साहब को, अगर गांधी साहब की शर्त ये है, गांधी साहब ने एंड पे बड़ी ही एक शैतानी किस्म की मुस्कुराहट के साथ ये कहा कि म्यूटेशन का मैकेनिज्म जाके डिस्कवर करें और अगर आपको पता लग गया तो आके मुझे भी बता दीजिएगा। तो गांधी साहब, म्यूटेशन का मैकेनिज्म शायद आपकी पैदाइश से पहले का लोगों को पता है। अगर आपने उस बारे में नहीं पढ़ा या उस बारे में तहकीक करने की कोशिश नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूटेशन का मैकेनिज्म लोगों को नहीं पता। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले बता दिया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का अगर अंडरलाइंग मैकेनिज्म हमें ना भी पता हो और वो ऑब्जर्व हो रही है तो वो साइंसी हकीकत ही होती है। इसी तरह एवोल्यूशन का अगर अंडरलाइंग मैकेनिज्म हमें आज ना भी पता होता तब भी वो हकीकत होती, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन के जरिए साबित की जा चुकी है। अगर ना हमें पता होता तो तब भी वो हकीकत होती, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर एनाटॉमिकल लेवल के ऊपर एवोल्यूशन अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से साबित कर चुकी है। और अगर गांधी साहब ये समझते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो कोई हकीकत नहीं है, एवोल्यूशन एक फसाना है, तो गांधी साहब ये आप लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इससे बेहतर यही होगा कि आप बेसिक लेवल की, मेरे ख्याल में 10वीं या 11वीं की बायोलॉजी की किताब उठाएं और उसके अंदर आपको म्यूटेशन क्या होती है, कैसे होती है, आपको बता दिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की या केपी बोर्ड की किताबों के अंदर तो आपको कई जगहों पे एवोल्यूशन को बयान करने के बाद उसे अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, मगर मेरे ख्याल में जिन मुल्कों में आप रहते हैं, अगर आप ओ लेवल्स या ए लेवल्स की बायोलॉजी की किताब उठा लें तो उसमें आपको एवोल्यूशन का मैकेनिज्म पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, उसे पढ़ें। और अगर आप ये समझना चाहते हैं, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि म्यूटेशन का मैकेनिज्म क्या है, तो गांधी साहब अगर आप बायोलॉजी में जेनेटिक्स में स्पेशलाइजेशन की बैचलर्स डिग्री कर लें तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि ये क्या है, बल्कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ के। हम में से, मैंने नहीं की, बहुत से और लोग हैं जिन्होंने नहीं की, मगर एवोल्यूशन के ऊपर और जेनेटिक्स के ऊपर कोई आम सी किताब भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आती है कि म्यूटेशन क्या होती है। मैं एक किताब रिकमेंड करना चाहूँगा जिन लोगों को ये बात समझ ना आ रही हो कि म्यूटेशन क्या है, जीन्स में म्यूटेशंस कैसे होती हैं। डैनियल जे फेयरबैंक्स की रेलिक्स ऑफ ईडन के नाम से एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत किताब है, उसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत छोटी सी किताब है, तकरीबन 200 सफ़े भी नहीं होंगे। आप उसे पढ़ के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर म्यूटेशंस कैसे होती हैं और इंसान की एवोल्यूशन कैसे हुई। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई बात इस वीडियो की अच्छी नहीं लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन पर की जाने वाली इस चैनल के लिए जो सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट की वजह से चलता है, तो इसलिए पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।